नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हमारी एक सीरीज़ हमने चलाई है यार, मेंस आंसर राइटिंग की, है ना। मेंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं मेंस के, और उनको फिर लिखने का प्रयास करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। जेंडर इक्वालिटी को हम समझेंगे, जेंडर इक्वालिटी पे बात करेंगे, कहाँ हम आज स्टैंड करते हैं जेंडर इक्वालिटी में। हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द जेंडर इक्वालिटी। भाई ये जो लैंगिक समानता है इसको इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इनका जो लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार से सीमित रहा है, उस पर दोस्तों आज हमारी चर्चा होगी। मैं बता दूं, ये आंसर राइटिंग सीरीज में हमारा सेशन नंबर 2 है। सेशन नंबर ऑलरेडी 1 हमारा हो चुका है। सो ये सेशन नंबर 2 है जो हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हम पूरा आंसर राइटिंग करते हैं, ये सारे आंसर हम जो लिखते हैं ये हमारे करंट अफेयर का जो सेशन होता है, हमारा डेली करंट अफेयर सेशन, तो डेली करंट अफेयर सेशन पे बेस्ड होते हैं सारे के सारे, ठीक है। हमारा डेली हम एक करंट अफेयर सेशन करते हैं, उसी के ऊपर में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो डेली करंट अफेयर में हम अपना मेंस का एक क्वेश्चन देते हैं, एक टॉपिक पढ़ाते हैं, हम उस पर मेंस का क्वेश्चन देते हैं, और उसी मेंस के क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो सके, ताकि आपका जो है जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी धीरे धीरे हो सके और आपको आइडिया लग सके आप कैसे करोगे। सभी को प्रणाम यार, सभी को हेलो। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर के अंदर में। हमारा जो डेली करंट अफेयर होता है ना, तो डेली करंट अफेयर की क्लास के अंदर में मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ में। हमने बात की थी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की। तो रिसेंटली आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने अभी लेटेस्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया है। तो उसी के ऊपर हमारी कहानी पूरी शुरू हुई थी और उसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये न्यूज़ है, आप देख सकते हो, द हिंदू के अंदर में ये न्यूज़ हमने ली थी, ठीक है। वी पिक्ड अप इट फ्रॉम द हिंदू और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। द हिंदू में यह बताया गया है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 127वें नंबर पर आया है। किसमें दोस्तों? अपना जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसके अंदर में। 2017 में प्यारे बच्चों इसी से प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था, सीधा दिया गया था कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये कौन सी संस्था है जो पब्लिश करती है? तो ये संस्था है आपकी क्या, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, ये जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन थे ना, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन का एक ट्रेंड चला था। आपको मैं बता दूं, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, इनफैक्ट 2018 के अंदर में ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार 4 साल पूछे गए थे आपसे जेंडर बेस्ड, नहीं सॉरी जेंडर बेस्ड कह रहा हूँ, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो इंडेक्स बेस्ड सवाल आपसे पूछे गए थे ना, इसमें ना केवल भारत की रैंकिंग बल्कि बाकी देशों की, साथ साथ में ये पैरामीटर्स कौन कौन से थे, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके आधार पर दोस्तों ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपसे पूछ ली जाती थी, है ना। इनफैक्ट मैं बताऊं, जो पैरामीटर के अंदर में भी जो सब पैरामीटर थे, मेरे को याद है एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से, तो उसमें सब पैरामीटर पूछे हुए थे, मतलब पैरामीटर के अंदर बीच में जो पैरामीटर होते हैं वो, और लगातार 2-3 सवाल यहाँ से आते थे, है ना। तो यहाँ से दोस्तों ये टॉपिक है, और तो प्री में भी बनता है। प्री का ऑलरेडी मैं अपनी करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसमें करा चुका हूँ, MCQ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मेंस आंसर राइटिंग की। तो जो मेंस का, इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था मेंस के लिए, ठीक है, कि मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा। ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा था डिस्कस वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन सो फार बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। कि आपने को ये बताना था कि क्या क्या वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या अलग अलग महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता को इंश्योर करने के लिए। लैंगिक समानता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं भारत के अंदर में। दूसरी बात क्या थी, वाई सच इनिशिएटिव्स हैव हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट। इतने सारे हमने कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इनका हमारे देश के ऊपर जो है प्रभाव है वो बहुत सीमित प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों हमें इनका सीमित प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा जो है सवाल था, उसके ऊपर हम इसको लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है दोस्तों, जब भी कोई सवाल अपने को लिखना हो, ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो सवाल को लिखने का एक जनरल तरीका होता है। देखो ऐसे अगर आप देखोगे इस सवाल को, तो ये सवाल आपको बड़ा हवा लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा यार वो भाई साहब क्या क्या लिखना है इसमें, ये तो बहुत सारी चीज़ें। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये आपको तभी पता चलेगा दोस्तों जब आप पढ़ोगे।
आपको जीएस की पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में एक इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के अंदर में विमेन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, जब वो आप पढ़ लोगे तभी आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, उसके बिना आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं पता ना, तो फिर आप इस सवाल को नहीं लिख पाओगे। बट बात क्या है कि देखो, कब आप जीएस पढ़ोगे, कब ख़त्म करोगे और कब लिखना शुरू करोगे, वो एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए यार दोस्तों एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन बच्चों को कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि थोड़ी उनकी हैबिट जनरेट हो। अब ये सवाल मैंने देखा, मैं सवाल को डिकोड करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले सवाल की क्या करता हूँ, डिकोडिंग करता हूँ, मैं इसको डिकोड करता हूँ, ठीक है। सो सवाल को डिकोड कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था हर सवाल को 3 भागों में बांट लो, बस आप अपनी सहूलियत के लिए। इंट्रो, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं इंट्रो बॉडी आपको लिखना है, कई बच्चे ऐसे लिखने लग जाएं, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी ये सवाल देख के आपको हवा लग रहा है, बट अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, तो आपके दिमाग में वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो अपने इस आंसर के अंदर में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना। तो जब वो चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी ना, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ये फिर आपके लिए एक मतलब ऐसा मतलब आसान सा गेम बन जाएगा कि यार चलो ठीक है, लपेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है कोई, है ना। तो बस मैं वही आपको समझा रहा हूँ। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन से पहले पहले सवाल देखो। सवाल के अंदर में इंट्रो में क्या करते हैं, इंट्रो के अंदर में मैंने बताया, पहले देखो कीवर्ड पकड़ो, और ये ढूंढना बहुत आसान है। कीवर्ड अगर आपको मिल जाता है तो फिर स्टार्ट करो, या तो उसको डिफाइन करके करो, ठीक है। डिफाइन नहीं करो, मान लो डेफिनेशन नहीं है ना, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्या है क्या नहीं है ना। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमारे सामने होती है वो होती है कि हो सकता है उसके बारे में कोई करंट अफेयर में कुछ आया हो, है ना, या जो है कोई इवेंट ऐसा हुआ हो जिससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, कोई घटना, है ना, समसामयिकी या कोई घटना हुई हो ऐसी। या तीसरा क्या होता है ना, मान लो आपके पास कोई डेटा हो, ठीक है, कोई आंकड़ा हो आपके पास, वो भी आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हो। किसी की कोई रिपोर्ट आई है वो भी, या कोई इंडेक्स आया है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे इसमें अपने पास लिखने को कई सारी चीज़ें हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, देखना। देखो सबसे पहले तो कीवर्ड मेरे को पता है, इस पूरे सवाल को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि सवाल में मुख्य बात क्या है। इस सवाल में प्यारे बच्चों मुख्य बात है मेरे पास क्या, जेंडर इक्वालिटी। ये बात मुझे पता चल गई बहुत अच्छे से कि इस सवाल में जेंडर इक्वालिटी ये सबसे खास बात है, ठीक है। ये सबसे क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, यही कीवर्ड है हमारा, जेंडर इक्वालिटी पे हम बात करेंगे। अब देखो यार, आप जेंडर इक्वालिटी को देखो परिभाषित तो कर नहीं सकते, डेफिनेशन तो क्या होगी जेंडर इक्वालिटी की, उससे लिखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, आप जेंडर इक्वालिटी की कंडीशन क्या है भारत में एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सपोज करो अगर आपने मेंस का 2023 का पेपर लिखना है, और अगर इस मेंस के 2023 के पेपर से आप स्टार्ट कहाँ से करो, आप करंट अफेयर की ये बात, ये इवेंट जो ये रिपोर्ट आई है ना, ये इंडेक्स जो आया बेसिकली, इससे आप शुरू करते हो। आप बताओगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स आया है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स आया है, ठीक है, उसमें आप बताओगे किस प्रकार से भारत की 127वीं रैंक है, तो 8 प्लेस भारत ऊपर गया है। देखो एग्जामिनर पे मतलब एक इम्पैक्ट आएगा, उसके दिमाग में ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा कि यार वाह, इस बच्चे को पता है यार, देखो कि करंट अफेयर से अपने आसपास जो इसके इवेंट हो रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, इससे अवेयर है। और करंट अफेयर आपको पता है दोस्तों यूपीएससी का कितना इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, उससे तो आप बच सकते ही नहीं है, ठीक है। और हमने बचना भी नहीं है, हम डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और दो जो एग्जामर आप जो पेपर आपका चेक कर रहे हैं ना, उसको एक उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा पहला ही देखते के साथ, तो सोचेगा यार बच्चे को बहुत कुछ आता है यार, तो मैं उसको अच्छे मार्क्स दूंगा, आपको फिर बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि भाई अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आया था, और उसमें भारत को ये स्थान मिला, इतना मिला, तो भारत 8 रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि भारत की अचीवमेंट क्या है, मैंने पढ़ाया था। अब ये चीज़ मैं कहीं ऐसे नहीं बोल रहा कि कहीं से ढूंढनी है, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में जो हमारा लेक्चर हुआ था ना, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने कराया था, लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको, आपके साथ में हमने बताया था आपको कि क्या रहा है। उसमें बताया गया कि एजुकेशन के अंदर में जितनी भी हमारा जेंडर गैप था वो हम लगभग पाट चुके हैं, मतलब उसको हम कवर कर चुके हैं। मतलब अब बच्चा हो या लड़का हो या लड़की हो, अगर आप स्कूल एनरोलमेंट देखोगे दोनों की समान है। उसके बाद मैंने बताया था कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, तो उसके अंदर में जो गैप था वो भी कम किया हमने। आज पार्लियामेंट में 15.1% जो है वो सीट किसको दी जाती है दोस्तों, महिलाओं की है, जो 2006 जब से रिपोर्ट स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज वो हाईएस्ट है अपने आप में, ये बता सकते हो। लेकिन आप बताओगे भारत के अंदर में अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आज भी क्या है, कम है, तो ये सारी चीज़ें यू कैन राइट हेयर। तो आप शुरू ऐसे कर सकते हो, या आप कोई नॉर्मल कंडीशन बता सकते हो जो सामान्य स्थिति है भारत के अंदर में, वेमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या है, क्या सॉरी जेंडर इक्वालिटी को लेके क्या है।
तो ऐसे करके आप शुरू कर सकते हो, बट अगर आप ये करोगे तो आपको बेहतर रहेगा। जो मैं आपके साथ अभी ये जो मेरे पास जो मेरा टेम्पलेट है, इसके अंदर मैं दिखाऊंगा। ये एक नॉर्मल आपका एक टेम्पलेट बनाया हुआ है मैंने, एक स्टैंडर्ड आंसर लिखा है हमने, मतलब एक मॉडल आंसर है, बट जरूरी नहीं है कि आप इसी के हिसाब से लिखो, इसी के हिसाब से शुरू करो। आप सिंपल क्या करो, आप इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर दो। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब आते हैं दोस्तों आपके बॉडी पार्ट के अंदर में, ठीक है, बॉडी के अंदर में आते हैं कि बॉडी में क्या लिखें। देखो बॉडी में हमेशा वो लिखना है जो सवाल के अंदर दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि आपको इसके बारे में बताना है। जैसे इस सवाल में क्या बनाना है, देखो सबसे पहले बताना है कि वेरियस इनिशिएटिव, सरकार ने यार दोस्तों कदम क्या उठाए हैं, ठीक है, और दूसरा वाई दीज इनिशिएटिव्स हैव लिमिटेड इम्पैक्ट। तो दो बातें मुझे पता चल गई कि इसके अंदर मुझे पहली बात क्या लिखी है, दूसरी ये बताया हुआ है। हमें पहला लिखना है दोस्तों क्या, जो हमारे पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ना, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम सबसे पहले लिख सकते हैं। और दूसरा लिमिटेड इम्पैक्ट इनका क्यों रहा है, वाई दे हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे दोनों चीज़ों के माध्यम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे हैं वो आंसर राइटिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी देख रहे हो आप आंसर राइटिंग जब कराई जाती है तो क्या हाल होता है, ठीक है, आप लोग गायब होते हो। ये बड़ा दुखदायक होता है, ठीक है। और इससे भी दुखदायक गुस्से वाली चीज़ वो होती है फिर जब बाद में वो आके कहते हैं कि ओहो आंसर राइटिंग कराओ, आंसर राइटिंग कराओ, आंसर राइटिंग कराओ। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, बच्चों का ना मेरे पास कॉल आता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, ठीक है, मम्मी पापा को बोलते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है ना, वो अपने मम्मी पापा को बोलेगा, क्योंकि मम्मी पापा पूछेंगे बेटा कैसी तैयारी है, वो कहेंगे तैयारी ऐसी ऐसी चल रही है, अभी अनअकैडमी से हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये सुमित सर का कोड लगा दिया था सुमित 10, या चलो नहीं भी लगाया बट वो कहेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया और आंसर राइटिंग नहीं होती। पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आएगा, सर बच्चा ये कह रहा है, लेकिन उनको मैं कैसे बताऊं कि हम तो ये आंसर राइटिंग करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर राइटिंग तो मैं फ्री में कराता हूँ। लेकिन फिर भी यार देखो बात क्या होती है ना, आप उसको अप्रिशिएट कौन बच्चा कितना करता है कितना नहीं करता है। और देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इस क्लास में भी कम बच्चे हैं, मैं बता दूं यूपीएससी की तैयारी और फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, बट सिलेक्शन वहाँ पे भी कम ही लोगों का होते हैं ना। वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको वो जो रिक्वायरमेंट है ना उस एग्ज़ाम की वो समझनी पड़ेगी, और वो समझते हो तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज़ तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझिए आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा जोर दीजिए दोस्तों, अदरवाइज़ तो फिर मतलब समझ रहे हो आप, चीज़ें आपके लिए बहुत ही ख़राब हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार से लिखेंगे। देखो तो इंट्रो हमें पता चल गया, बॉडी हमें पता चल गई, बॉडी में मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखाऊंगा, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, सारे कदम मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब इसमें आपको गवर्नमेंट की स्कीम याद होनी चाहिए, है ना, यहाँ तो उसका रोल आ जाता है। फिर इसका लिमिटेड इम्पैक्ट क्यों पड़ा है, इम्पैक्ट के भी कारण होंगे ना भाई, स्कीम इतनी सारी हैं, फिर कारण मैं भी बताऊंगा क्या क्या कारण है, ठीक है, फिर वो लिखोगे। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। भाई सारी चीज़ सही है, भाई हमने कहा कि सरकार ने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, उनका लिमिटेड प्रभाव भी नहीं है, तो आप बता दो यार, आप इंटेलिजेंट हो, आप बता दो कि आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। भाई आगे का रास्ता क्या होगा वो आप बता दो, हम आपसे पूछ लेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा, ठीक है, आप बता दीजिए। तो आगे क्या करना है वो आप बता दो, तो आपको उसके अंदर में भी कुछ बताना है कि भाई आप ये ऐसा ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आप उसमें भी 2-3 बातें बताओगे कि भाई हम ऐसा ऐसा करके जो वर्तमान में जेंडर इक्वालिटी की जो कंडीशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से आपको इस पूरे क्वेश्चन को बनाना है, इस प्रकार से आपको इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है। अब दोस्तों देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये चीज़ें तो देखो आपको यार मित्रों खुद ही मतलब ढूंढनी पड़ेंगी, मतलब ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हैं, लेकिन फिर भी ना अगर आप डेली ऐसे क्लास को देखते हो, माइंडसेट बनाते हो, लिखने का थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। एक तो मैं सीधा आपको ये सवाल दिखाऊं, ऐसा है मान लो क्वेश्चन आपके सामने, और एक मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। ये आपको लग रहा है एकदम से हवा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, बट ये हमने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो, बट अगर आप ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे ना प्यारे बच्चों, तो ऐसा समय आएगा कि ये सारा जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ना, ये आप 2 मिनट में कर लोगे, और ये कॉपी में भी नहीं, आप अपने माइंड में कर लोगे। 2 मिनट में आपके दिमाग में पूरा माइंड के अंदर में ना पूरा का पूरा आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। आप कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दोगे, ठीक है, ऐसे 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 करना है। समझ में आ रही बात दोस्तों, है ना। तो ये आप कर सकते हो, है ना, और इसके लिए कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, आराम से करो और चीज़ें सीखते रहो। और फिर आपको लगे देखो अभी क्या कर लो, चलो ठीक है अभी आपका लिखने का मन नहीं कर रहा, मत करो, पर अभी आप 2 काम कर लो। देखो एक तो करंट अफेयर जो है वो देखा करो आप पूरा कंप्लीट, है ना, और करंट अफेयर अच्छा देखो यार, ऐसे मत देखो किसी का कुछ भी कोई करा रहे हैं करंट इवेंट जिनका कोई काम नहीं है। दूसरा पहली चीज़ कर ली आपने, दूसरा ये वाली वीडियो जो है ना इसको भी एक बार देख लो, ठीक है, आपको आइडिया लगता रहेगा अपने दिमाग में। जैसे आपने वीडियो देखी यहाँ तक देख के छोड़ दो,
किसी को अभी नहीं करना आंसर राइटिंग, उसको ये पता चल जाएगा कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसकी नहीं कि आदत बन जाएगी। और फिर तीसरा स्टेप आता है कि आप फाइनली स्टार्ट कर दो यार, कि अब बहुत समय हो गया है, बहुत वीडियो देख ली है, अब हम शुरू करते हैं, अब अपने पास वो ज्ञान आ गया है। लेकिन ये सवाल जो मैं डेली आपसे कराता हूँ ना, तो एटलीस्ट आज अगर आप देखोगे तो आज का क्वेश्चन से आज का जो ये टॉपिक था हमारा जेंडर इक्वलिटी वाला, ये जो हमने बताया था ये वाला टॉपिक, तो इसको देख के और मतलब बहुत अच्छे से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बहुत अच्छे से उसका कंक्लूजन लिख सकते हो, और बॉडी में भी अगर आपको एक दो स्कीम याद है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप 2-3 महीने हो गए हैं पढ़ते तो आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है उन लोगों की सुनना जो ये कहते हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं हो सकती। वो सिर्फ ये देखो, इसे देखो मार्केट में ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लोग बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये फलाना ढिमकाना, लेकिन देखो उनके बोलने का मतलब क्या है, देखो ये एक मार्केट बन चुका है दोस्तों, और मार्केट के अंदर में ना हर आदमी आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहता है। और मैं गलत नहीं कहता, देखो हर चीज़ जो एक अच्छी चीज़ होती है उसका एक प्राइस होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको अच्छे में वैसे ही मिल रही है, आप उसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों है। हाँ, कई बच्चों का सवाल है क्या सर डायग्राम बना सकते हैं। देखो अब ये वेमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी के अंदर में डायग्राम तो आप क्या ही बनाओगे, ड्राइंग की क्लास नहीं है, इसमें डायग्राम नहीं बन सकता। बट जैसे कुछ मान लो ज्योग्राफी का है, उसमें मैप वैप डायग्राम बन सकता है ना, वहाँ बनाओ। यहाँ पर फ्लो चार्ट बनते हैं, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट अगर आपको लग रहा है तो यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट। आप डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हो, पैराग्राफ डाल सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन कुछ करना है, करो अभी, ठीक है। प्रीत समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको अभी करना है कुछ, सिर्फ हम बात नहीं करेंगे, अपन करेंगे, ठीक है ना। सब कर सकते हो आप, बट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं ना यार, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसको आप कर लो। ये मेरे 4 चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर में, मैं चाहता हूँ आप इन चैनल के साथ में जुड़ जाओ। सबसे पहला है ज्योग्राफी 101, फिर आता है यूपीएससी 101, फिर आता है करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ इन चारों चैनल को आप फॉलो कर लो और बाकी लोगों को भी शेयर कर दो। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप पे भी यार मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बस मेरा कोड ध्यान रखना है, मेरा कोड है सुमित कुमार। आप मुझे सुमित कुमार के कोड से क्या कर सकते, सो कोड से फॉलो कर सकते हो इस नाम से। देखो यहाँ पर आप मुझे सुमित राठी के नाम से जानते हो, यहाँ मेरा नाम सुमित कुमार है। यहाँ पे फ्री चीज़ें आपको मिलेंगी, क्विज मिलेगी ये, और प्लस कोर्स भी होता है। प्लस कोर्सेज़ के लिए आप मेरा कोड यूज़ करना, अभी इस प्लस कोर्स पे 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप मान लो अभी मेरा कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, देखो अभी ये ऑफर चल रहा है, तो आपको 50% का 50% का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। जिसको भी करना है, लेना है, तो वो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, आप मेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंट्रोडक्शन है इसका, जो हम सवाल लिखने लगे ना, तो ये ऐसे इंट्रोडक्शन। अब देखो समझना दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन है ना, अब जैसे ये एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर बनाया हुआ है, तो ये भी लिख सकते हो। बट जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि आप करंट का कैसे आज वाली न्यूज़ का इस्तेमाल करके आप लिखोगे तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए, रियलिटी ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडिया इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाइड। कह रहा है कि भारत में जो लैंगिक समानता की वास्तविकता है ना, वो बहुत जटिल है और विविधता पूर्वक है, ठीक है, विविधतापूर्ण है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट जो है दोस्तों भारत के अंदर में, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की नॉट ओनली फॉर हेल्थ ऑफ द नेशंस बट ऑल्सो फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा कि महिला सशक्तिकरण और समानता दुनिया में सबको पता चल गया कि इनके बिना सामाजिक आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ में लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि यही वो चीज़ें हैं जिनसे कोई देश जो है सशक्त बनता है, जिससे उस देश का विकास होता है। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 की बात होती है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात होती है दोस्तों, आर्टिकल 15 के अंदर किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों बात होती है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की दोस्तों, जहां पर हमने क्या किया है, जहां 33% का रिजर्वेशन दे दिया कि भाई केवल और केवल महिलाएं जो है ना वही रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो ये हमारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसी क्योंकि हम मान गए हैं, हमने जान लिया है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता ये जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, और इसीलिए दोस्तों ये हमने कदम उठाए हैं, है ना। अब बात करते हैं क्या क्या कदम हमने उठाए हैं, वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हमने क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला जो कदम है वो है कुछ लीगल प्रोविज़न मतलब हमने कुछ कानून में प्रावधान ऐसे बनाए हैं जिससे लैंगिक समानता आए, पुरुष और महिला में कोई भेदभाव ना आए। तो इसमें लिए सबसे पहले हमने किया इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1979, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1973। आपको पता है कि ये हमने क्यों पास किया था, ये हमने इसलिए पास किया था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है,
ठीक है, जितने भी हमारे संगठित क्षेत्र हैं दोस्तों, उसमें जो आदमी और वुमेन जब काम करें तो समान काम के लिए उनको समान वेतन मिले। पुरुष हो या महिला, समान कार्य करे तो उनके लिए समान पारितोषिक उनको मिलना चाहिए। ठीक है, उनका पारिश्रमिक जो है उसका भुगतान करने का प्रावधान है कि समान पारिश्रमिक पारितोषिक उनको मिलना चाहिए। अब ये तो फॉर्मल सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर जिस पे सरकार के पास जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक अलग से कानून पास किया जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। इससे क्या, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सेम है, ये संगठित क्षेत्र के लिए और ये असंगठित क्षेत्र के लिए, कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए हमें इक्वल रिम्यूनरेशन को इंश्योर करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आए हम, है ना। देखो, महिलाओं को एक जो है एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, महिलाएं जो हैं उनका एक लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज होता है जिसमें वो दूसरे जीव को जन्म देती हैं, तो उस टाइम पे यार वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट में पीछे हो। इसीलिए हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आई सरकार 1961 के अंदर में, मातृत्व लाभ अधिनियम। इसमें हमने कहा कि यार ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है, स्पेशली जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसमें हमने कहा कि उनको यार कुछ पीरियड के लिए ना, जब वो चाइल्ड बर्थ होगा या उससे पहले और उसके बाद में, उनको लाभ दिए जाएंगे, उनको मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व और अन्य लाभ उनको प्रदान किए जाएंगे। ये भी हमने किया। इसके बाद दोस्तों एक और कानून पास किया गया। देखो, महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन बढ़े, इसलिए ज़रूरी है कि उनका हरासमेंट ना हो। इसीलिए हमने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिड्रेसल एक्ट 2013 हमने पास किया दोस्तों। ये हमने एनेक्ट किया जिसमें सभी महिलाओं को कवर किया हमने। ठीक है, हमने इसमें सभी प्रकार की महिलाओं को कवर किया है, उनकी उम्र या रोजगार के आधार पर नहीं भाई, उम्र या रोजगार के आधार इनकी परवाह किए बिना हमने सभी को इसके अंदर में कवर किया है, और उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अंदर में सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से हमने बचाने के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट ये वाला 2013 के अंदर में कानून जो है पास किया गया है। अब वो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, है ना। इसके बाद हमने दोस्तों हमारा सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें की धारा 14 के तहत में भी हमने महिलाओं को अधिकार दिया है कि जो संपत्ति है उनके पास पूरा अधिकार है। इस एक्ट को 2005 के अंदर में ये अमेंड किया है, इसको संशोधित किया गया, और इसी संशोधन के आधार पर दोस्तों उन महिलाओं को ये अधिकार, इनहेरिटेंस का अधिकार जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है, ये तो थी कानून। भारत में कानून कौन कौन से हैं, अब आते हैं भारत के अंदर में स्कीम कौन कौन सी है महिलाओं के सशक्तिकरण के। देखो, पहला हमने प्रोग्राम चलाया स्टेप का मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं और वुमेन को हम सपोर्ट करें किसके अंदर में, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। हम चाहते हैं इसे महिलाओं को हम ट्रेनिंग दें कि किस प्रकार से वो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन कर सकती हैं। ठीक है, और ज़्यादा हम ध्यान देते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर में, है ना, जो गरीब महिलाएं होती हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे की। उसके अलावा हमने राष्ट्रीय महिला कोष, है ना, ये भी है, तो राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको माइक्रो फाइनेंसिंग सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब छोटे लेवल जो लोन जो हैं वो इनको दिए जाते हैं, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सामाजिक आर्थिक उत्थान जो है इनका हो सके। इसीलिए जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे छोटे फाइनेंस जो है उनको किया जाता है, छोटे छोटे लोन उनको दिए जाते हैं राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन NMEW, है ना, इसका भी उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका भी उद्देश्य है कि हम महिलाओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें, महिलाओं का एक समग्र विकास कर सकें। इसके बाद दोस्तों वन स्टॉप सेंटर टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस, स्तबला स्कीम हम लेके आए थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 18, भाई 11 से 18 की आयु में जो किशोरियाँ होती हैं उनके समग्र विकास के लिए हमने सबला योजना बनाई, है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY स्कीम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अलावा आप और भी जानते हो, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, ऐसी बहुत सारी योजना है। सर हम 3 साल के सब्सक्रिप्शन लिए हूँ सर, मुझे शुरू के में क्लास करना है, UPSC में 2025 का देने के है, फाउंडेशन हिंदी मीडियम का बैच क्या आएगा सर 2024-25 में। वर्षा देखो, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं एक सलाह देता हूँ आपको, जिसका आपने सब्सक्रिप्शन लिया, अगर आप जिसका कोड यूज़ किया, अगर आप उनसे पूछें तो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको बता पाएंगे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, एक आपको डिटेल में वो आपको बता पाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ डिटेल्ड कोर्सेज आते रहते हैं, ठीक है, अभी कोर्स आएंगे, बट कभी भी ना यार बच्चों बैच में मत पढ़ा करो यार, बैच में पढ़ने के नुकसान बहुत होते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि चलो बैच आ गया,
मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। अगर वर्षा आपने मेरा कोड यूज़ किया है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। मेल कर दीजिएगा जो आपकी रिसिप्ट है, आपने जो रिसिप्ट है ना आपकी, जो आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो उसकी आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एक बार रिसिप्ट दे दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। कभी भी किसी भी समय आपको डाउट होगा आप मेरे को डायरेक्ट पूछिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री मातृत्व योजना हो गया, या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हो गया। अब उसके अलावा और भी एक बहुत बढ़िया स्कीम हरियाणा से लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP, है ना। तो इसके अंदर में क्या था, हरियाणा में देखो यार चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम हो रहा था, लड़कियां कम लड़के ज़्यादा, है ना। उनका बाद में फिर शादी भी नहीं हो रही थी, ब्याह भी नहीं हो रहा था। तो फिर यार ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हरियाणा के अंदर में। और उस एक पिक्चर भी आई थी ना इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में एक पिक्चर भी बनाई थी रणवीर सिंह ने एक पिक्चर बनाई थी इसके ऊपर में, अगर आपको पता हो तो। मेरे को उस पिक्चर का देखो नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर में एक गांव था ऐसा कुछ, उसमें दिखाया भी गया है, ठीक है। तो इसीलिए यार चाइल्ड सेक्स रेशियो को, जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एम्पावरमेंट, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, है ना, ये हमने स्टार्ट किया। ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट था दोस्तों, ये 3 मंत्रालय इसमें थे, वेमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम कहते हैं। तो इन सब ने मिल इसके ऊपर में काम किया था दोस्तों, ठीक है। साबिया कह रही है सर मैंने बहुत, एक बार फिर कर देना, ठीक है साबिया, आज कर देना आप मुझे मेल, अभी कर देना, क्लास के तुरंत बाद आई विल चेक योर मेल, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना, पहले इसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। ये कंट्रीब्यूट करता है इन फॉर द बेटर एनेबलिंग एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग कैश इंसेंटिव्स, है ना। तो ये उसकी बात करता है दोस्तों, है ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को क्या करनी है दोस्तों, ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है हमारे पास, इस पे ध्यान देना है आपको को, है ना। इट एम्स टू अटेन आपका सुपोषित भारत। सुपोषित का मतलब है जिसके पास पूरा है पोषण। तो इसकी भी बात की हमने, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हमने लॉन्च किया, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है प्रेग्नेंट महिलाओं का, तो किस प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उनका न्यूट्रिशन जो है अच्छा रहे, है ना, उनमें एनीमिया के केसेस ना आए, है ना। तो एनीमिया मुक्त भारत हमने चलाया, उसमें लड़कियों के लिए अलग से प्रोग्राम है। महिला ई हार्ट हम लेके आए, एक यूनिक डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए हमने बनाया, ऐसे जो स्पेशल हेल्प ग्रुप और एनजीओज के लिए। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र हमने बनाए, है ना। तो ये भी किसके लिए था, ताकि हम महिलाओं को एम्पावर कर सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू क्रिएट एनवायरमेंट, है ना। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र या महिला ई हार्ट, देखो ये सब हमने बनाए, इसका सब का कारण यही था। अब सवाल आता है सर कि ये इनिशिएटिव फेल क्यों हो गए। देखो फेल इसलिए हो गए क्योंकि इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी लिमिटेड रोल। लिमिटेड रोल का मतलब क्या, देखो हमने महिलाओं का एक लिमिटेड रोल मान रखा है। हम मानते हैं महिलाओं का भारतीय समाज के अंदर में बस होम मेकर का रोल है, वो घर में खाना वाना बनाएंगी, बस इतना उनका काम है, उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं महिलाओं का काम सिर्फ ये है, दूसरा महिलाओं का काम है माँ, बहन और वाइफ, यही उनकी जिम्मेदारी है। और इसी की वजह से यार उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसीलिए जितनी भी हम स्कीम ले आए, बट जब तक हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, ओके। इसके बाद है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या, देखो महिलाओं के अंदर में आपका निरक्षरता जो है वो ज़्यादा है, वो इलिटरेट ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भले ही सरकार कितने इनिशिएटिव ले आए, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो दिक्कत होगी। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पुअर लिटरेसी जो है इट लीड्स टू द जेंडर गैप का जो बढ़ना है, उसको ये ज़्यादा जो है बढ़ा रहा है। लेकिन आप धीरे धीरे यार इस फ्रंट पे तो काम हो रहा है, जैसे हमने इस लेटेस्ट इसमें इंडेक्स में भी देखा है कि एजुकेशन फ्रंट पे काफ़ी काम हुआ है। फिर इसके अलावा दोस्तों सामाजिक बाधाएं भी बहुत सारी हैं, जैसे यार लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, फिर उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते हैं फैमिली के अंदर में, है ना। तो हालांकि हार्डली उनके पास में कोई डिसीजन मेकिंग पावर होती है, हार्डली उनके पास में किसी इस प्रकार की जो है उनके पास में कोई फ्रीडम होती है। अर्ली मैरिज हो जाना, फिर पैट्रियार्किकल एटीट्यूड, पितृसत्तात्मक रवैया जो है हमारे समाज का, तो ये यार इन सारी चीज़ों के अंदर में अपना रोल जो है वो बढ़ा रहा है। तो इन सब की वजह से भी भारत के अंदर में जो एक्सिस्टिंग समस्या थी, वो समस्या और भी ज़्यादा पर्टिनेंट होती जा रही है। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी सीन इन आइसोलेशन, वेरियस पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स फोकस ओनली ऑन वन जेंडर एंड ट्राई टू एम्पावर वुमेन विदाउट फोकसिंग ऑन द अपोजिट जेंडर, दिस लीड्स टू द कंटिन्यूएशन ऑफ पैट्रियार्किकल माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेगी। हम बार बार देखो महिलाओं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम ऐसी स्कीमें बनाते हैं तो उसमें महिलाओं को कमज़ोर दिखाते हैं। देखो एक तरफ तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप, ठीक है, आप ऐसा करिए, आप महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हो ना, तो शक्ति के अंदर में कहीं कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखनी चाहिए। तो लैंगिक समानता में अलगाव जो है वो जो देखा जाता है, ये भी एक बड़ा कारण बनता है।
दूसरा है, पांचवा है हमारा दोस्तों कानून का डिज़ाइन। हमारे जो कानून का डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हमारे कानून जो बनाए गए हैं ना वो लिंग तटस्थ कानून है, ठीक है। द लॉ मेड ऑन द आर द जेंडर बायस्ड रादर देन जेंडर न्यूट्रल। जेंडर न्यूट्रल जो कानून होते हैं दोस्तों, दे वुड हैव बेटर आउटकम इन रिड्यूसिंग जेंडर गैप। अगर आप ऐसे कानून बनाओ, जैसे हम कानून बनाते हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिला, अरे आप महिलाओं के लिए क्यों, आप जेंडर न्यूट्रल कानून क्यों नहीं बनाते, ठीक है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये प्रोविज़न देता है मैटरनिटी लीव का, ठीक है। पैटर्निटी लीव पे क्यों नहीं बात करता है, ठीक है, उस पर भी करना चाहिए। तो आप खुद ही महिलाओं को कमज़ोर बना रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन आप खुद महिलाओं को कमज़ोर दिखा रहे हो, और उसके अंदर में उन्हीं के लिए स्कीम वगैरह आप ऐसा कुछ लेके आ रहे हो, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक बड़ी चीज़ है यार। देखो भारत के अंदर जब तक कुछ नहीं बदलेगा, जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चेंज होगा। पॉलिसी कौन बनाती है, महिलाएं। आज भारत की पार्लियामेंट में केवल 15.1% वेमेन पार्टिसिपेशन है। तो आप सोचो ना, जिनकी जनसंख्या 50% है, उनको रिप्रेजेंट करनी है सिर्फ 15% महिलाएं, कैसे बात बनेगी। तो ये हमें करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो जो खराब राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे। अब सर ठीक है, सारी बातें छोड़ते हैं, सारा रोना छोड़ते हैं। अब ये बताओ सर, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। मैं आपको बताता हूँ। आगे का रास्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि विमेन जो है, लिटरेसी गैप मस्ट रिड्यूस बाय इंश्योरिंग बाय द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन द स्कूल। देखो सबसे पहले आपको लिटरेसी वाला जो चीज़ है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। लिटरेसी का मतलब क्या है, साक्षरता के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको महिलाओं की, जो लड़कियां हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनके लिए टॉयलेट वगैरह, ठीक है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपको बुनियादी ढांचा देना पड़ेगा, तभी ये जो साक्षरता का अंतर कम होगा। जब लड़कियां सेफ फील करेंगी स्कूल के अंदर, वो जाएंगी, जो पार्टिसिपेट करेंगी, पढ़ेंगी, तभी चीज़ें उनके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है महिलाओं की, वो डिपेंड होती हैं। लड़की अपने माँ बाप पे डिपेंड होती है, उसके बाद एक महिला अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है। तो वो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, उसको आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। तो इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, या उनको फाइनेंशियल सर्विसेज असिस्टिंग वुमेन्स इन डेवलपिंग देयर ओन एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, तभी बात बन पाएगी ना। आपको महिलाओं की वित्तीय साक्षरता में सुधार करना पड़ेगा, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनानी पड़ेगी, महिलाओं और उनकी रोजगार संभावनाओं को विकसित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। It is also important to work on vulnerable populations to enable the realization of sexual and reproductive health and rights। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की प्राप्ति को सक्षम करने के लिए कमजोर आबादी पर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट करो, है ना भाई। जो महिलाएं लोअर इनकम ग्रुप में हैं, उनके पास एजुकेशन तो इतनी होगी नहीं, है ना। तो उनको फिर आप स्किल दो ना, ठीक है, स्किल दो, ताकि अपने जीवन को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, कौशल सिखाओ उनको, ताकि अपने जीवन को अच्छे से मैनेज कर सके। इम्प्रूविंग द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस रिस्पॉन्स सिस्टम थ्रू कम्युनिटी बेस्ड मैकेनिज्म। समुदाय आधारित तंत्रों के आधार पर आप क्या करो, सबको संवेदीकरण करो सबका, ठीक है, सबको सेंसिटाइज करो। बताओ महिलाओं के बारे में कि भाई कैसे महिला के साथ जो हिंसा होती है, हमें उसकी रोकथाम करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं दिखानी चाहिए, उनके हमें बताना पड़ेगा। द मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन अफेक्टेड बाय जेंडर बायस्ड वायलेंस। भाई जो जेंडर बायसनेस से जो लोग प्रभावित हुए हैं, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कराओ, है ना, इन्वॉल्वमेंट, तभी बात बनेगी। द डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस एडवोकेसी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स थ्रू प्रोविजन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस शुड बी एनकरेज्ड। Gender equality should encompasses men and women both. There is need to change the societal mindset. Men and women should respect each other's. Real education begins at home. It is the duty of parents and teacher to incorporate healthy values right from the young age, है ना। घर से ही करना चाहिए हमें ना, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, तभी क्या होगा दोस्तों, आपको बात बनेगी। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू। तो ये हमारा दोस्तों टॉपिक था कंप्लीट। बाकी अभी मैं बता दूं यार, अभी 50% ऑफ चल रहा है, और ये 30 जून तक रहने वाला है यार, यानी कि कल और रहेगा और आज। तो यार जिस भी बच्चे को जुड़ना है हमारे साथ यार, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा कोड रहेगा सुमित10 आप ज्वाइन कर लो यार। सुमित10 से फ़ायदा अभी 50% डिस्काउंट, और डिस्काउंट नहीं बल्कि आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक और प्लस। जो करना है आप कर सकते हो, बट दोनों में कोड क्या रहेगा दोस्तों, सुमित10। ध्यान रखना है इस बात को, ये दोनों के अंदर में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको भी फॉलो कर लो, सो दैट आपको मेरी क्लास का लिंक और मेरी क्लास की अपडेट सारी आपको मिलती रहे। चलिए समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।